नमस्कार, डिजाना विशेष में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर प्रतीक श्रीवास्तव। हम हर सप्ताह सोमवार को इसी दिन इसी वक्त एक खास कार्यक्रम लेकर आते हैं जिसका नाम है कहीं अनकहीं। गॉसिप्स हैं ब्यूरोक्रेसी के बारे में, पॉलिटिशियंस के बारे में। लेकिन ये सिर्फ गॉसिप्स नहीं है, बल्कि आप कह सकते हैं कि धुआं तभी उठ रहा है जब कहीं ना कहीं आग जल रही है। और इस कॉलम को लिखते हैं वरिष्ठ पत्रकार, इंदौर प्रेस क्लब के अध्यक्ष अरविंद तिवारी जी। अरविंद तिवारी जी का बेहद लोकप्रिय कार्यक्रम कॉलम राजवाड़ा टू रेजेंसी को हम पेश करते हैं कहीं अनकहीं के रूप में। अरविंद जी, आपका स्वागत है। अरविंद जी, ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर आपने अपने कॉलम की शुरुआत की है और कहा है कि अब तो भाजपा वाले भी उन पर दबाव बना रहे हैं कि हमें आप टिकट दिलवाएं। तो इसको क्या माना जाए? क्या ये माना जाए कि अब भाजपा में सिंधिया जी की स्वीकार्यता हो गई है और सिंधिया जी भी अब मुख्य धारा में लौट आए? देखिए, भाजपा में सिंधिया जी की स्वीकार्यता का जहाँ तक मुद्दा है, इसमें तो कोई शक शुबा बचा ही नहीं है, क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया अब भाजपा के मध्य प्रदेश के बड़े नेताओं में उनकी गिनती होने लगी। मुद्दा ये है कि असल में ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ जो लोग कांग्रेस से भाजपा में आए और जो लोग पहले से भाजपा में हैं, उनके बीच ज्योतिरादित्य सिंधिया नगरीय निकाय के चुनाव के दौरान टिकट वितरण के मामले में कैसे सामंजस्य स्थापित करेंगे। ग्वालियर चंबल संभाग में ज्योतिरादित्य सिंधिया का अपर हैंड रहना है, ये सब जानते हैं। और सिंधिया के साथ ग्वालियर चंबल संभाग के बड़ी संख्या में कांग्रेस के नेता भाजपा में आए, जो नगरीय निकाय के टिकट के लिए, पार्षद के टिकट के लिए, नगर पालिका के अध्यक्ष के टिकट के लिए, नगर पंचायत अध्यक्ष के टिकट के लिए कोशिश कर रहे हैं, जोड़ तोड़ कर रहे हैं, टिकट मांग रहे हैं। दूसरी तरफ भाजपा के वो तमाम नेता जो पिछले 3-4 साल से मेहनत कर रहे थे और उनको ये था कि नगरीय निकाय के चुनाव में हमें मौका मिलेगा, वो है। उन लोगों की भी आस सिंधिया के प्रति बंधी, क्योंकि उन्हें भी ये मालूम है कि ग्वालियर चंबल संभाग वैसे तो मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय के टिकट वितरण में कहीं ना कहीं ज्योतिरादित्य सिंधिया की दखलंदाजी रहना है, लेकिन खासकर ग्वालियर और चंबल संभाग में उनकी दखलंदाजी ज्यादा रहना। तो जो भाजपा के स्थापित नेता हैं वो भी ज्योतिरादित्य सिंधिया की ओर उम्मीद लगा के बैठे हैं कि वो हमारी मदद करेंगे। तो इन दोनों के बीच में मतलब मुद्दा ये है कि इन दोनों के बीच में ज्योतिरादित्य सिंधिया आखिर सामंजस्य कैसे स्थापित करेंगे। ग्वालियर और मुरैना नगर निगम, दो नगर निगम है, और कैसे सामंजस्य स्थापित करेंगे इन लोगों के बीच में, यह बड़ा एक मुद्दा है। और मुझे लगता है कि अपर हैंड होने के बावजूद धर्म संकट की स्थिति में कहीं ना कहीं कई क्षेत्रों में धर्म संकट की स्थिति में रहेंगे ज्योतिरादित्य सिंधिया कि वो किसकी मदद करें। लेकिन अरविंद जी, मुझे लगता है कि ज्यादा धर्म संकट तो भाजपा का रहेगा, क्योंकि ग्वालियर और मुरैना दोनों नगर निगम पर बहुत लंबे समय से भाजपा का कब्जा रहा है जी। और अब जाहिर है सिंधिया जी अपने किसी आदमी को बिठाना चाहेंगे। बिल्कुल, आपने सही कहा प्रतीक जी। ग्वालियर और मुरैना नगर निगम, उसके बाद जो 4-5 बड़ी नगर पालिकाएं हैं, शिवपुरी, गुना, अशोकनगर, ये जो बड़ी नगर पालिकाएं, भिंड, ये बड़ी भाजपा के कब्जे में ही रही है, डबरा, ये सब जो बन रही है। अब जो सिंधिया जी के साथ लोग आए हैं कांग्रेस से भाजपा में, उनकी तो उम्मीदें बहुत ज्यादा है ना। उनको लग रहा है कि सिंधिया जी हमारी मदद करेंगे ही करेंगे। और सिंधिया जी के सामने धर्म संकट ये है कि वो भाजपा के स्थापित नेताओं की उपेक्षा आखिर कैसे करें, किस आधार पर करें। तो ये बड़ा एक चर्चा का विषय है। और इन दिनों ज्योतिरादित्य सिंधिया के घर पे, उनके दफ्तर में, वो दिल्ली में रहे, ग्वालियर में रहे या कहीं प्रवास पर रहे, नगरीय निकाय का टिकट पाने वालों की लंबी कतार उनके यहाँ देखने को मिलती है। मंत्रियों की मित्रता बहुत चर्चा का विषय रहती है और कई बार मंत्री की मित्रता जो है वो बहुत भारी पड़ने लगती है जी। मध्य प्रदेश के एक मंत्री और कुलपति की मित्रता के बड़े चर्चे हैं। बिल्कुल, आपने सही कहा। मध्य प्रदेश के पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री हैं रामखिलावन पटेल। स्वतंत्र प्रभार है उनके पास इन विभागों का। उनके मित्र हैं डॉक्टर दिवाकर सिंह, जो बालाघाट के सरदार पटेल विश्वविद्यालय के कुलपति हैं। आपने बिल्कुल सही कहा कि मंत्रियों की जो लोगों से, अपने परिचितों से जो नजदीकी इन दिनों बढ़ने लगी और जिस तरह से सरकारी कामकाज में इन लोगों की दखलंदाजी बढ़ने लगी, वो बड़ा चर्चा का विषय है। दिवाकर सिंह का रुतबा ऐसा है कि अल्पसंख्यक और पिछड़ा वर्ग कल्याण से संबंधित हर काम में उनकी दखल रहती है। सरकारी बैठकों में वो मंत्री के समकक्ष बैठते हैं और कई बार वो प्रमुख सचिव को डिक्टेट करने लगते हैं। ऐसी स्थिति बन रही। विभाग के प्रमुख सचिव जो हैं M.K. अग्रवाल, वो भी इस मुद्दे से बड़े खफा हैं कि आखिर एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास कोई दायित्व नहीं है विभाग में, वो विभाग के कामकाज में दखलंदाजी कैसे करता है। मंत्री का घर हो या दफ्तर हो रामखिलावन पटेल का, वहां पर दिवाकर सिंह अक्सर देखे जा सकते हैं। अब आप देखिए कि कैसी कितनी उनकी दखल है। आपको ध्यान होगा, पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक कल्याण विभाग इस वर्ग के जो छात्र छात्राएं प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं उनको स्कॉलरशिप देता है। जिस कोचिंग इंस्टीट्यूट में वो पढ़ते हैं उसको फंडिंग करता है।
उसके लिए बाकायदा एक विभाग टेंडर जारी करता है और उसमें जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम से संबंधित इंस्टीट्यूट जो है, जो भी प्रतिस्पर्धा में रहते हैं, उनके बीच में फैसला होता है। एक बार ये टेंडर जारी हुआ, कैंसिल कर दिया, दूसरी बार फिर जारी हुआ, उसमें मीन मेक निकाल दिए, कैंसिल कर दिया। कारण ये बताया जा रहा है कि दिवाकर सिंह चाहते हैं कि उनकी पसंद के किसी संस्थान को ये काम मिल जाए ताकि ये इस पूरे काम पे उनका एकाधिकार स्थापित हो। और कोई छोटा मोटा काम नहीं, बड़ा काम है। तो मतलब ये मंत्री, जैसा आपने कुछ दिनों पहले हमने पढ़ा है कि एक मंत्री के विशेष सहायक, उन्होंने इतनी ज्यादा सौदेबाजी कर ली है कि वो जो है मंत्री के निवास पे मिलने वालों का उनसे तांता लगता ढूंढते हैं लोग, और वो वहां से गायब हो गए। लोग अपने पैसे वापस मांग रहे हैं, पैसे वापस मांग रहे हैं। तो मतलब ये एक दखलंदाजी मंत्री के नजदीकी लोगों की, मंत्रियों के नजदीकी लोगों की सरकारी कामकाज में। ये दखलंदाजी उन चीजों में ज्यादा है जहां अर्थ जुड़ा हुआ है, पैसा जुड़ा हुआ है। ये मैंने आपको बताया कि प्रतियोगी परीक्षाओं की स्कॉलरशिप का इशू है, उसमें जो फंडिंग करती है स्टेट गवर्नमेंट, उसका मामला है। तो किस इंस्टीट्यूट को करें, कहां जाए, उसको लेके बड़ा वो चल रहा है। तो दिवाकर सिंह बड़े चर्चा में हैं और राम खिलावन पटेल से जुड़े सारे सूत्र उन्होंने अपने हाथ में केंद्रित कर रखे हैं। मध्य प्रदेश के वरिष्ठ कांग्रेस नेता सज्जन सिंह वर्मा हमेशा से ये दावा करते हैं कि जैसा नाम उनके माता पिता ने रखा है सज्जन, वे पूरा जीवन वैसे ही जीते हैं। अब सज्जन साहब की सज्जनता ये देखिए कि उन्होंने कमलनाथ को कुछ इस तरह से अपने मोहजाल में बांधा कि संजय शुक्ला को उन्होंने उम्मीदवार घोषित करवा दिया और बहुत सारे लोगों के अरमान जो है वो आंसुओं में बह गए। प्रतीक जी, इंदौर नगर निगम का महापौर पद जो है कांग्रेस के लिए प्रतिष्ठा का प्रश्न है। हार जीत तो किसकी होगी, कब होगी, क्या होगा, ये तो बात का, लेकिन अभी उम्मीदवारी को लेकर भी बड़ी मतलब कांग्रेस कमजोर मध्य प्रदेश में हुई है। लेकिन उसके बाद भी इंदौर नगर निगम के चाहे महापौर का मामला हो या पार्षदों का मामला हो, कतार लगी हुई है लोगों की। पिछले दिनों कमलनाथ इंदौर में थे, विधायक संजय शुक्ला के यहाँ एक विवाह समारोह में शामिल होने जा रहे थे। सज्जन सिंह वर्मा, जीतू पटवारी और विनय बाकलीवाल उनके साथ थे। आपको ये तो मालूम ही होगा कि विनय बाकलीवाल और जीतू पटवारी भी इंदौर के महापौर पद के एक दावेदार माने जा रहे थे। लेकिन उस विमानतल से लेकर और संजय शुक्ला के बेटे के वैवाहिक कार्यक्रम में शामिल होने की जो दूरी एक गाड़ी में इन 4 नेताओं ने तय की, उसमें सज्जन सिंह वर्मा ने न जाने कमलनाथ के कान में क्या फूका कि वो सहमत हो गए कि हाँ, इंदौर में संजय शुक्ला से बेहतर कोई उम्मीदवार महापौर पद के लिए हो नहीं सकता। अब आप अंदाजा लगाइए कि एक गाड़ी 4 नेता बैठे जिसमें से 2 महापौर पद के दावेदार हो और तीसरा नेता कमलनाथ से अपनी नजदीकी का फायदा उठाकर एक ऐसा ताना बाना रच दे कि कमलनाथ सहमत हो जाए, तो उन 2 नेताओं पे क्या बीतती होगी। जीतू पटवारी की तो परेशानी ये थी कि उन्हें हाँ में हाँ मिलाना ही थी, वो कैसे मना करते। और बाद में भी उन्होंने कहा कि 90% संभावना जो है वो संजय शुक्ला की है उम्मीदवार बनने की। विनय बाकलीवाल के लिए बड़ी विचित्र स्थिति ये थी कि वो इंदौर में अपने आप को खुद कमलनाथ का नंबर 1 मानते हैं और उन्हें उम्मीद थी कि चूंकि इस बार सामान्य पुरुष के लिए आरक्षित है तो मुझे मौका मिल जाएगा। लेकिन जब कमलनाथ ने कह दिया कि संजय ही, सज्जन जो तुम कह रहे हो उससे तो लगता है कि संजय ही सबसे बेहतर रहेगा, तो विनय बाकलीवाल के अरमानों पे भी पानी फिर गया। तो सज्जन सिंह वर्मा ने बहुत ही चतुराई के साथ कमलनाथ के सामने संजय शुक्ला का नाम आगे बढ़ाकर उस पे अघोषित तौर पर स्वीकृति की मोहर लगवा दी। सज्जन वर्मा कहीं ना कहीं विनय बाकलीवाल को भी उतना पसंद नहीं करते जो पहले करा करते थे। पहले सज्जन वर्मा विनय बाकलीवाल उन्हीं के गुट के थे, लेकिन जब से विनय बाकलीवाल कमलनाथ के अपनी अलग लाइन बना के, अपना अलग कद बना के उनके पसंदीदा व्यक्ति बने हैं, तब से सज्जन भाई ने उनके साथ भी सज्जनता दिखाना शुरू कर दी है। बिल्कुल सही कहा आपने। कहावत है, चौबे जी छब्बे जी बनने गए थे मगर दुबे जी बन गए। ये कहावत पूरी तरह से लागू हो रही है विपिन वानखेड़े जी पर। माजरा क्या है, अरविंद जी बताएंगे। विपिन वानखेड़े मध्य प्रदेश NSUI के लंबे समय से अध्यक्ष हैं और कुछ दिनों पहले वे आगर से विधायक भी चुने गए। बड़ा कड़ा चुनाव था उपचुनाव के दौरान आगर में, लेकिन वो चुनाव विपिन वानखेड़े ने जीता। और उसका कारण ये कि 2018 में हारने के बाद वो लगातार आगर क्षेत्र में सक्रिय रहे और इस बार चुनाव जीत गए। 3 साल पहले जब मध्य प्रदेश यूथ कांग्रेस के चुनाव की प्रक्रिया शुरू हुई थी, तब अध्यक्ष पद के लिए विपिन वानखेड़े ने भी अपना नामांकन दाखिल किया था। कई कारणों से वो चुनाव टलते गए। अब जब विपिन वानखेड़े आगर से विधायक बन गए थे, उसके बाद चुनाव का कार्यक्रम घोषित हुआ। तो यूथ कांग्रेस के चुनाव प्रक्रिया में एक बड़ी विसंगति जो मैंने पहले भी रेखांकित की थी कि एक बार नामांकन दाखिल करने के बाद नामांकन आप वापस नहीं ले सकते। तो विपिन वानखेड़े पहले तो इस पशोपेश में थे, उनको लगा कि मैं विधायक बन गया हूं, NSUI का अध्यक्ष हूं, NSUI का अध्यक्ष है तो मैंने बहुत काम किया, तो मुझे ही अध्यक्ष पद की दावेदारी करना चाहिए थी। उन्होंने सक्रियता भी दिखाई। लेकिन जब बड़े चतुर नेता हैं, जब वोटों का समीकरण उन्हें अपने पक्ष में नहीं दिखा, तो उन्होंने कहा कि मैं चुनाव मैदान से अपने आप को विड्रा कर रहा हूं। लेकिन यही वो एक गलती कर बैठे।
गलती कर बैठे या ये कहा जाए कि अपने एक समर्थक को उन्होंने उपकृत करना चाहा। उन्होंने कहा कि विवेक त्रिपाठी जो एनएसयूआई के प्रदेश प्रवक्ता हैं, उनको मेरा समर्थन रहेगा। अब चुनाव के नतीजे आ गए तो विपिन वानखेड़े तो मतलब चौंकाने वाली बात है सबके लिए कि विपिन वानखेड़े तो मैदान से हटने के बावजूद इतने वोट पाने में कामयाब हो गए कि वो जो यूथ कांग्रेस में रिजर्व कोटे का एक उपाध्यक्ष का पद था, वो पद उन्हें मिल गया। लेकिन विवेक त्रिपाठी जिन्हें उन्होंने समर्थन दिया था, वो तो पहले 3 नामों में भी नहीं आ पाए। मतलब विक्रांत भूरिया, संजय यादव और अजीत बोरासी, तो मतलब सारे निर्णय उनके गलत होते गए। एक तो उन्होंने पहले कोशिश की कि मैं खुद लड़ लूं, लेकिन उन्हें लगा कि वोटों का समीकरण मेरे अनुकूल नहीं है, तो वो विड्रॉ हो गए। उनके मैदान में न रहने के बावजूद, स्पष्ट घोषणा करने के बावजूद उन्हें वोट मिले। और तीसरा, उन्होंने जिस व्यक्ति को अपना उम्मीदवार बनाया था और कहा था कि हर हालत में चुनाव जीतेगा, उससे शिकस्त खाना पड़ी। तो मतलब ये स्थिति वैसे हो गई कि न घर के रहे न घाट के रहे, वैसी स्थिति हो गई विपिन। अच्छा, नया चुनाव जीते थे विधायक का, तो एक ये भी संदेश गया कि देखिए जिस व्यक्ति को उन्होंने समर्थन दिया उसकी क्या स्थिति रही। मतलब ये मुहावरा का दौर है, तो मैं भी एक मुहावरा सुना दूं कि प्रथम ग्राह से मक्खी का बातें। जी जी बिल्कुल, पहले कोल में ही जो है मक्खी आ गई। बहरहाल विक्रांत की जीत के बड़े चर्चे हैं और इस जीत का श्रेय जो है वो एक ऐसे नौजवान को दिया जा रहा है जो खुद पिछली बार युवक कांग्रेस के चुनाव में षड्यंत्र का शिकार हुआ था और इस बार उसने मैं सूत के अपना बदला निकाल लिया है। बिल्कुल सही कहा आपने। विक्रांत भूरिया मध्य प्रदेश यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष बन गए। बहुत युवा हैं, एनर्जेटिक हैं और अपार क्षमताएं हैं उनमें। लेकिन विक्रांत भूरिया की जीत का पूरा ताना बाना बुना इंदौर के 2 नेताओं ने, पिंटू जोशी और अमन बजाज ने। जब यूथ कांग्रेस के चुनाव की प्रक्रिया घोषित हुई थी, तब विक्रांत भूरिया कहीं भी अध्यक्ष पद के दावेदार नहीं थे, क्योंकि उनके पास बहुत कम वोट थे। झाबुआ, अलीराजपुर के बहुत कम वोट इस चुनाव में उनकी भागीदारी होना थी, मतदाता के रूप में बहुत कम युवाओं की भागीदारी होना थी। लेकिन पिंटू जोशी जो 7 साल पहले कुणाल चौधरी से चुनाव हारे थे, उन्होंने पिछले 7 साल में अपने वोट बैंक में और इजाफा किया और नए सदस्य भी उन्होंने काफी बनाया। और उनकी जो पूरी टीम है, पिंटू जोशी, अमन बजाज, सोमिल नाहटा और भी जो मालवा निमाड़ क्षेत्र के नेता हैं, उन्होंने काफी मेहनत करके अपना नेटवर्क तैयार किया था। चूंकि जीतू पटवारी जो यूथ कांग्रेस के पहले अध्यक्ष रहे और उनके बाद जो अध्यक्ष रहे कुणाल चौधरी, जो उन्होंने दोनों ने ग्वालियर के संजय यादव पे अपना हाथ रख दिया था और ये माना जा रहा था कि संजय यादव बहुत मजबूत हैं, उनके पास काफी वोट हैं। ऐसी स्थिति में पिंटू जोशी और अमन बजाज ने विक्रांत भूरिया के लिए मोर्चा संभाला और यह स्थिति खड़ी कर दी कि जो नतीजा आया उसको देखकर हम भी चौंक पड़े कि 20,000 के आसपास वोटों से विक्रांत भूरिया जीते। उन्हें 40,000 के आसपास वोट मिले और उनके प्रतिद्वंदी संजय यादव जो है वो 20-21,000 वोट से आगे नहीं बढ़ पाए। तो अच्छा, इस चुनाव में पिंटू जोशी की जो मेहनत रही है उसको पार्टी के बड़े नेता भी मान रहे हैं। जब वे विक्रांत भूरिया के अध्यक्ष बनने के बाद उन्हें लेकर कमलनाथ और दिग्विजय सिंह के पास गए, तो दोनों ने इस बात को खुलकर कहा कि इस जीत का ताना बाना तो पिंटू तुम्ही ने बुना। और चौंकाने वाली बात यह है कि दोनों मौकों पर जीतू पटवारी, जिनके उम्मीदवार को करारी शिकस्त मिली, वो वहां मौजूद थे। अब बात राहुल गांधी के तंज की जो उन्होंने कमलनाथ से किया। देखिए, पिछले 2-3 दिनों से बड़ी चर्चा है, हालांकि इसकी पुष्टि नहीं हो पा रही है कि राहुल गांधी ने तंज किया भी या नहीं, लेकिन जो सोशल मीडिया पर प्रचारित हो रहा है, अखबारों में चर्चा में है कि राहुल गांधी का यह तंज कि मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री 15 महीने आप रहे लेकिन सरकार संघ के लोग चला रहे थे। तो आखिर क्या कारण है? अगर राहुल गांधी ने ऐसा कहा है तो उसके पीछे क्या कारण है और क्या कमलनाथ के इर्द गिर्द जो लोग थे उन तक जो सारी प्लानिंग है, सारा फीडबैक है, सरकार के कामकाज से जुड़ी सारी बातें हैं, क्या वो संघ के लोगों के माध्यम से उन तक पहुंच रही थी और उससे वो क्रियान्वित करे? तो बड़े चर्चा का विषय बन गया है कांग्रेस के हलकों में। राहुल गांधी के मुखारबिंद से जो टिप्पणी सामने आने की बात कही जा रही है, उसने कांग्रेस के अंदरूनी हलकों में भी हलचल पैदा कर दी। और ये टिप्पणी वाकई गंभीर है। अगर, और जैसा कि हम हमेशा से इस कॉलम के शुरुआत में कहते हैं कि धुआं वही निकलता है जहां आग होती है। और फिर कमलनाथ जैसा सीजन्ड पॉलिटिशियन अगर उनको लेकर राहुल गांधी ये टिप्पणी कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये चर्चा का विषय तो बना हुआ है।
अध्यक्ष बने विक्रांत भूरिया, लेकिन उसकी गाज गिरी है बाला बच्चन पर, और बाला बच्चन की नेता प्रतिपक्ष बनने की कुछ संभावनाएं धूमिल हुई हैं। और सज्जन वर्मा का भी यहाँ जिक्र करना होगा, जिन्होंने बहुत ही चतुराई से अपनी तमाम विरोधों को दरकिनार करते हुए, अपनी नाराजगी को दरकिनार करते हुए दिग्विजय सिंह के कैंडिडेट विक्रांत भूरिया को समर्थन दिया। देखिए, मध्य प्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष का फैसला जल्दी होना है और कांग्रेस का केंद्रीय नेतृत्व तो चाहता है कि विधानसभा सत्र शुरू होने के पहले इसका फैसला हो जाए। हालांकि अब इसकी संभावनाएं कम लग रही है। और बाला बच्चन जो कि 5वीं बार के विधायक हैं, आदिवासी नेता हैं, उनके बारे में कहा जा रहा था कि उनका नाम बड़ी तेजी से नेता प्रतिपक्ष के लिए उभरा और मध्य प्रदेश से सहमति होने के बाद उसे अनुमोदन के लिए दिल्ली भेजा गया। लेकिन अब जो समीकरण बदले हैं, जिस तरह से विक्रांत भूरिया यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष बन गए हैं, तो मुझे नहीं लगता कि नेता प्रतिपक्ष पद पर भी कांग्रेस किसी आदिवासी को मौका देगी, क्योंकि जातिगत समीकरण आपने देखा कि कांग्रेस की राजनीति में हमेशा बड़े मायने रखते हैं। कमलनाथ जी सामान्य वर्ग से हैं, मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, मुख्यमंत्री जब बने तब भी सामान्य वर्ग के प्रतिनिधि के नाते उन्हें मौका मिला। नेता प्रतिपक्ष की भूमिका में भी वो सामान्य वर्ग के व्यक्ति के नाते हैं। अब कमलनाथ खुद, उसके बाद आदिवासी हुआ, विक्रांत यूथ कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष बन गए। तो मुझे लगता है कि नेता प्रतिपक्ष के मामले में इस सब के चलते कहीं ना कहीं बाला बच्चन का दावा थोड़ा कमजोर हुआ है। हो सकता है कि पार्टी उन्हें मौका देने की बजाय किसी दूसरे चेहरे को मौका दे। और ये अगर इसमें निश्चित रूप से आदिवासी वोट बैंक की राजनीति भी काम कर रही है। और अब हम बात करेंगे ब्यूरोक्रेसी की। जी, ब्यूरोक्रेसी के लिए ये सप्ताह ठीक नहीं रहा। अफजल साहब चले गए और बहुत बड़े बड़े अधिकारी जो है फंस गए। 3 पुलिस के टॉप मोस्ट IPS ऑफिसर, सीनियर IPS ऑफिसर फंस गए। और कहा तो ये भी जा रहा है कि कुछ पुराने रिटायर्ड आला अफसरों पर भी गाज गिरेगी, जिसमें मोहंती साहब का भी नाम है। बिल्कुल, आपने सही कहा कि मध्य प्रदेश के 3 आला पुलिस अफसर जो ADG रैंक के हैं, वी मधु कुमार, सुशोमन बनर्जी और संजय माने, इन पे तो FIR दर्ज होना तय है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने चुनाव आयोग को जो रिपोर्ट भेजी थी, और चुनाव आयोग ने जो मध्य प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को जो रिपोर्ट भेजी है, उसमें स्पष्ट कहा है कि एक तो इन तीनों पे FIR दर्ज होना चाहिए, और दूसरा जो ऑल इंडिया सर्विस मैन्युअल है IAS IPS अधिकारियों के लिए, जो ऑल इंडिया सर्विस रूल्स हैं, उसके मुताबिक इन पर डिपार्टमेंटल इंक्वायरी भी होगी। लेकिन इससे ज़्यादा मुझे ऐसा लगता है कि जिस दिन इन तीनों अधिकारियों के खिलाफ FIR दर्ज हो जाएगी, तो उसके बाद अगला निशाना रहेंगे राज्य के पूर्व मुख्य सचिव SR मोहंती। क्योंकि जो रिपोर्ट है CDBT की, जो उसने चुनाव आयोग को भेजी थी, उसमें कहीं ना कहीं मोहंती की भूमिका को लेकर भी बहुत सारी टीका टिप्पणियां की गई है, और जो लेन देन हुआ है उस दौर में उसको भी उन्होंने चिन्हित किया है। तो इसलिए, और चूंकि मोहंती उस लिस्ट में शामिल वो नौकरशाह हैं जो सबसे बड़े नौकरशाहों में, जो स्टेट का चीफ सेक्रेटरी है ना, स्टेट का सबसे बड़ा नौकरशाह। और वैसे भी आपको मालूम है कि SR मोहंती हमेशा भारतीय जनता पार्टी के निशाने पर रहे हैं। वो मुख्य सचिव पद पर काबिज हुए बिना ही सेवानिवृत्त हो जाते, लेकिन कांग्रेस में की सरकार बन गई, दिग्विजय सिंह के वो प्रिय पात्र थे, इसलिए उन्हें मुख्य सचिव बनने का मौका मिल गया। लेकिन इस बात की पूरी अब संभावना है कि जैसे ही 3 आला पुलिस अफसरों पर FIR दर्ज होगी, उसके बाद अगला निशाने पर SR मोहंती ही रहेंगे। लेकिन अब बात करें हम राज्य पुलिस सेवा के अधिकारियों की। अब एक बार फिर से राज्य पुलिस के अधिकारी लामबंद हो रहे हैं। उनकी बहुत सारी मांगे हैं जिस पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। और फिर इसलिए याद आते हैं महेंद्र सिंह सिकरवार, जो इस वक्त DIG हैं और चंद दिनों में IG हो जाएंगे। जब वे राज्य पुलिस सेवा संघ के अध्यक्ष हुआ करते थे, तब उस संघ के तेवर जिस तरह से तीखे और आक्रामक हुआ करते थे, वैसे ही एक बार फिर से राज्य पुलिस सेवा संघ अपने तेवर तीखे करने जा रहा है। बिल्कुल प्रतीक जी, महेंद्र सिंह सिकरवार सालों पहले जब राज्य पुलिस सेवा अधिकारी संघ के अध्यक्ष थे, तब उन्होंने सरकार से, पुलिस मुख्यालय से लड़ भिड़कर अपने कैडर के अधिकारियों के पक्ष में अनेक निर्णय करवाए थे, अनेक सहूलियतें उन्हें दिलाई थी। याद रखते हैं राज्य पुलिस सेवा के अधिकारी उस दौर को, कि किस तरह से महेंद्र सिंह सिकरवार ने पूरी तैयारी के साथ सरकार के सामने अपना पक्ष रखा था और अपने कैडर के अधिकारियों के पक्ष में अनेक निर्णय करवाए थे। अभी एक कैडर रिव्यू का बड़ा मामला चल रहा है, जिसको लेकर बड़ी खींचतान मची हुई है, और इस दौर में राज्य पुलिस सेवा के अधिकारियों को लगा कि हमारा संगठित होना बहुत जरूरी है, बिना संगठित हुए हम हमारे पक्ष में निर्णय नहीं करवा पाएंगे। तो राज्य पुलिस सेवा अधिकारी संघ का पुनर्गठन हुआ है, और इंदौर के जो SP हैं साइबर सेल के जितेंद्र सिंह, वो उसके नए अध्यक्ष बने हैं। और इस बार ऐसा लग रहा है कि संगठन सरकार के सामने पुरजोर तरीके से अपनी बात रख के, कैडर रिव्यू का मामला हो या अन्य दूसरे मामले हो, उसमें अपने पक्ष में निर्णय करवाने में सफल रहेगा।
सफल होना भी चाहिए, क्योंकि राज्य पुलिस सेवा के अफसरों के साथ निश्चित रूप से ज्यादती हो रही है और उनके प्रमोशन में, उनको आईपीएस अवार्ड होने में काफी समय लग विलंब हो रहा है। और एक हम अपने इस कार्यक्रम का अंत करेंगे बहुत ही दुख भरी, दर्द भरी खबर से। हम खिजारे अकीदत पेश करना चाहेंगे मोहम्मद अफजल साहब को, जो बहुत ही काबिल अफसर थे। बिल्कुल आपने सही कहा, मोहम्मद अफजल बहुत काबिल अफसर थे, बहुत बुद्धिजीवी थे, इंटेलेक्चुअल थे। मतलब उनकी दखलंदाजी शिक्षा के क्षेत्र में भी बहुत ज़्यादा थी। और आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि आईपीएस अधिकारी होते हुए वो देश की 2 नामचीन यूनिवर्सिटीज़, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय और जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी, दोनों के रजिस्ट्रार रहे। और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार तो वो उस दौर में थे जब हामिद अंसारी, जो बाद में भारत के उपराष्ट्रपति हुए, उसके वाइस चांसलर थे। अफजल साहब के निधन के बाद सोशल मीडिया पर उनको लेकर जिस तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं, उनसे जुड़े जिस तरह के किस्से सामने आ रहे हैं, और वो किन के माध्यमों से आ रहे हैं, उनके साथ सेवा काल में रहे पुलिस अधिकारियों के माध्यम से, पत्रकारों के माध्यम से, नेताओं के माध्यम से जो किस्से सामने आ रहे हैं, वो उनकी जिंदा दिली की कहानी को बयां कर रहे हैं, बता रहे हैं कि कितने मतलब अपने मातहत अफसरों के साथ उनका रवैया बहुत अच्छा रहता था, पत्रकारों के साथ वो बहुत खुलकर बात करते थे, राजनेताओं के साथ उनके संबंध बहुत प्रगाढ़ थे, खाने और खिलाने के बहुत शौकीन थे, कला और संस्कृति में उनकी बहुत रुचि थी, एक बहुत अच्छे शिक्षा शास्त्री थे वो। उनका परिवार, अफजल साहब का परिवार अलीगढ़ में एक ऐसा ट्रस्ट के माध्यम से कई शिक्षण संस्थाएं संचालित कर रहा। तो अफजल साहब भले ही हमारे बीच में नहीं है, हम उन्हें याद कर रहे हैं, लेकिन उनसे जुड़े बेहिसाब किस्से हमेशा उनकी जिंदा दिली की याद हमें दिलाते रहेंगे, हमारे मानस पटल पर अंकित रहेंगे कि अफजल साहब कितने बढ़िया अधिकारी थे। कुछ महीनों पहले ही वो बीमार हुए और हमें किसी को उम्मीद नहीं थी कि एक ऐसी बीमारी का वो शिकार हुए हैं जिसके कारण उन्हें इस संसार को अलविदा कहना पड़ेगा। तो लेकिन उनके जाने के बाद भी उनसे जुड़ी स्मृतियां हमारे मानस पटल पर हमेशा अंकित रहेंगी। खैर, जो आया है उसे इस फानी दुनिया को छोड़कर जाना ही है। अल्लाह ताला से, मालिक से ये गुजारिश करते हैं कि वो उन्हें फिरदौल जन्नत में मुकाम अता करे। ये बात सही है कि आदमी चला जाता है, लेकिन उसके अच्छे काम, उसकी अच्छाइयत, उसकी इंसानियत हमेशा ज़िंदा रहती है। मरता आदमी है, उसके काम, उसका व्यवहार हमेशा ज़िंदा रहता है। फ़िलहाल इस कालम में इतना ही। अगले हफ्ते सोमवार को हम फिर हाजिर होंगे चंद खबरों को लेकर, इसी वक्त इसी समय। देखते रहिए डी जाना न्यूज़। खबरों का सिलसिला जारी है, जारी रहेगा। नमस्कार।